दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमें सबसे पहले एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ करना है पहले कि अगर कोई एक सर्किल है जिसका रेडियस r है और सेंटर इसका z0 है, तो आप इस सर्किल को कैसे डिनोट कर सकते हो? ऐसे डिनोट कर सकते हो z माइनस z0 लेस देन r। तो टेलर सीरीज क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ जेड है और वो फंक्शन इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे वो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो फिर हम उस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं अलोंग ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड दिस सर्किल। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं इफ ए फंक्शन एफ जेड इज analytic inside all points inside all points of a circle given by z minus z0 less than r। अगर हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है किसी एक ऐसे फंक्शन का कि जिसके लिए अगर इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे दिया जाएगा वो आप देख सकते हो क्लियरली यहां से कि अगर हमें सपोज कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है z इक्वल टू z0 पे। दोबारा एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम उसी पॉइंट के अलोंग कर सकते हैं जो पॉइंट उस सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो उस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे अगर वो उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है तो मैं उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकता हूं। और अगर सपोज कि हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन z इक्वल टू z0 पे करना है, z0 कहां लाई कर रहा था, सर्किल के अंदर कर रहा था, तो मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन इसके अलोंग कर सकता हूं। एंड दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन विल गिव यू एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट प्लस एफ डैश जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट प्लस एफ डबल डैश जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस थर्ड डेरिवेटिव लेना है आपको जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 है यहां पे और अपॉन फैक्टोरियल 2 है। तो इस तरीके से जब आप एक्सपेंशन करते हो तो ये जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा। कंडीशन वही है कि हम उसी पॉइंट के अलोंग कर सकते हैं जो पॉइंट मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आता है, क्योंकि उस जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर जो पॉइंट आएगा वो एनालिटिक होगा और टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है एक एनालिटिक फंक्शन का ही होता है उस पॉइंट पे जो पॉइंट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर लाई करता है। तो जब भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है किसी फंक्शन का, किसी एनालिटिक फंक्शन का, तो आपको इस तरीके से ही आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हो तो जिस पॉइंट के अलोंग आपको करना है, सपोज हमें यहाँ पे z इक्वल टू जेड नॉट के अलोंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है, तो हमेशा z माइनस जेड नॉट का जो भी पावर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर पावर होगा, हमेशा पॉजिटिव पावर आएगा। देखो जब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पे देखो z माइनस जेड नॉट और जेड नॉट के अलोंग कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव पावर है, इसका भी पॉजिटिव पावर है, इसका भी पॉजिटिव पावर है। इसका मतलब जब भी पॉजिटिव पावर आ रहा है तो जेड नॉट जो है पॉइंट उसके अलोंग मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो अगर कोई एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन दे रखा है, 3-4 अगर आपको एक्सपेंशन दे रखे हैं और ये पूछा जाता है कि इसमें से टेलर सीरीज एक्सपेंशन कौन सा वाला होगा, तो जिसमें अगर कोई नेगेटिव पावर आ जाता है तो वो तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हमेशा आपको जिस पॉइंट के अलोंग एक्सपेंशन करना है उस पॉइंट का पॉजिटिव पावर ही आएगा। ठीक है, तो और जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सी बात है कि आपको ये याद होना चाहिए था, ये एक्सपेंशन याद होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट है वो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंडर लाई करना चाहिए जिसके अलोंग हमें ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। तो एक क्वेश्चन लेके हम देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक फंक्शन दिया रहता है और आपको उसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन में एक्सपेंड करना है। तो
सबसे मेन चीज है कि आपको वो जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला है या एक्सपेंशन जो सीरीज है वो आपको याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे कि ये नेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जो दे रखा है वो लॉग कॉस हाइपरबोलिक एक्स दे रखा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन क्लियर है, फंक्शन हमें ये दे रखा है और किस पॉइंट के अलाउंग करना है, एक्स इक्वल टू 0 के अलाउंग करना है। तो आप तो सबसे पहले ये देख सकते हो कि ऑप्शंस में कि x इक्वल टू 0, वहां पे मैंने क्या बोला था, z इक्वल टू जेड नॉट पे, z इक्वल टू जेड नॉट पे जब बोला था तो मैंने क्या बोला था, z माइनस जेड नॉट का पॉजिटिव पावर आना चाहिए। तो अब ऑप्शंस में देख सकते हो कि जब x माइनस 0 मतलब x के जो भी पॉजिटिव पावर होंगे वही टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको 2-3 ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें x की पॉजिटिव पावर है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमारे पास फंक्शन बेसिकली दे रखा है और हमसे ये पूछा गया है कि इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा। तो हम क्लियरली यहां से ये देख सकते हैं, तो हमारे पास बेसिकली दे क्या रखा है कि हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है वो ln cos हाइपरबोलिक x दे रखा है और हमें एक्सपेंड किसके अलाउंग करना है, एट x इक्वल टू 0 के अलाउंग करना है। तो हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमें पता ही है कि fx जो है उसका अगर x इक्वल टू 0 के अलाउंग अगर मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना चाहूंगा और x इक्वल टू 0 डेट इज x नॉट दे रखा है हमें कि x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अगर मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, वो एफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे और एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसे आप बार बार आप लिखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्या है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इसे बार बार लिखते हो तो आपको 100% याद हो जाएगा ये एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए फंक्शन ये दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे अलाउंग करना है और हमारे पास ये सीरीज है। इसका मतलब हमें क्या, एफ एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है, एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है, ऐसे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल डेरिवेटिव हमें निकालना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पहला टर्म निकालते हैं। अगर एफ एक्स नॉट कितना है, एफ जीरो की वैल्यू, तो लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 0 का कितना हो जाएगा 1, तो लॉग ऑफ 1 ये तो जो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब मेरा पहला टर्म तो आ रहा है 0। दूसरा टर्म देख लेते हैं, एफ डैश एक्स नॉट, बाद में हम एक्स नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जब हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं इसका तो क्या आ जाएगा हमारा, लॉग कॉस हाइपरबोलिक एक्स का कितना हो जाएगा, तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स का करता हूं तो आएगा वो साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक एक्स। और जब मैं इसका वैल्यू रखता हूं, हमें क्या रखना है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 रखना है। तो जब मैं tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जब मैं एक्स इक्वल टू 0 रखता हूं तो tan 0 की वैल्यू 0 आती है। अब इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव जब देखता हूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो tan हाइपरबोलिक एक्स था, इसका एक बार और डेरिवेटिव लेता हूं तो tan हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है एक्चुअली, sec स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो x इक्वल टू 0, तो sec हाइपरबोलिक x की वैल्यू जो निकल के आती है वो मेरी 1 निकल के आती है। ठीक है, जब मैं थर्ड डेरिवेटिव करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो अब इस थर्ड डेरिवेटिव करना है तो पहले ऐसे करना है, 2 sec हाइपरबोलिक x, और sec हाइपरबोलिक x का क्या होता है, माइनस sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x। करेक्ट, तो ये एक्चुअली बेसिकली निकल के आ गया मेरा -2 sec
टू सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। जब आप इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो tan 0 की वैल्यू तो 0, तो ये पूरी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। थर्ड टर्म भी मेरा 0 आ गया। अब हम फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो जब मैं फोर्थ डेरिवेटिव करता हूं इसका, तो अब देखो ये आ गया मेरा थर्ड डेरिवेटिव, इसी का हमें करना है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि tan हाइपरबोलिक एक्स को -2 तो ऐसे ही रख लेता हूं बाहर, और जब मैं tan हाइपरबोलिक एक्स को अब मैं क्या करता हूं ऐसे ही रखता हूं, और इसका करता हूं मैं सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का। तो जब सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स क्या किया था तो यही पूरा टर्म आ गया था मेरे पास में, तो वो एक्चुअली कितना हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स, इतना हो गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और फिर प्लस, अभी हमने क्या किया था यहाँ पे कि tan हाइपरबोलिक को ऐसे ही रख लिया था। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है सेक हाइपरबोलिक एक्स को। तो सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखा, और जब मैं tan हाइपरबोलिक एक्स को करूंगा तो वो कितना आता है माइनस सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स आता है। करेक्ट। तो अब यहां पे देखो कि जब मैं यहां पे फिर से 0 पुट करूंगा तो tan 0 तो 0, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा ही हो गया, मेरा 0 आ जाएगा। जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, निकल करके मेरा आएगा यहां पे एक माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि tan हाइपरबोलिक एक्स का सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स आता है, माइनस नहीं आता है। जब मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 1 इंटू -2, तो मेरा फोर्थ डेरिवेटिव जो आ जाएगा निकल करके 0 पे -2 निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट हो गया कि हमारे पास वैल्यू क्या है, पहला टर्म तो 0 हो गया, दूसरा टर्म भी मेरा 0 आया, तीसरा टर्म मेरा 1 आया, और चौथा टर्म मेरा -2 आया। तो हम एक काम करते हैं कि इसमें अब जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारा दूसरा टर्म 1 आया है और चौथा टर्म -2 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि f0 की जो वैल्यू आई, ये पहला टर्म क्या आता था 0, प्लस ये भी मेरा क्या आया था 0, प्लस ये कितना आया था 1 आया था। तो 1/2 फैक्टोरियल 2 और x माइनस एक्स नॉट मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, ये भी सही हो गया करेक्ट। अब मेरे पास ये वाला टर्म कितना आया था -2 निकल के आया था, और ये x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया करेक्ट। ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसको आप कैसे कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल को आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ गया -x की पावर 4 अपॉन 12। तो ये हो गया सीधे आपका आंसर। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए था, और आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए, और किस साइन और कॉस में आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि भाई tan हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू 0 पे क्या है और सेक हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू 0 पे क्या है। तो अगर आपको ये छोटी सी चीजें पता होंगी तो इसमें कुछ भी कंसेप्ट वगैरह कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। आपको सीधे अगर एक्सपेंशन पता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का, तो आप फंक्शन का एक्सपेंशन आप बहुत इजीली कर सकते हो, और सीधे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था टेलर सीरीज एक्सपेंशन का। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन में अब कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आपको सिंपली क्या करना है, उसका 2, 3, 4 बार डेरिवेटिव लेना है, और जिस पॉइंट पे बोला गया है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का वो रख देना है, और सीधे आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा। और अब दूसरे टाइप का एक्सपेंशन जो है वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कहता है कि अगर कोई फंक्शन मेरा एफजेड एनालिटिक है एक ऐसे रीजन में जो 2 सर्किल का बाउंड रीजन है, तो अगर हमें तब उस रीजन में अगर हमें फंक्शन को एक्सपेंड करना है तो फिर वो लॉरेंट सीरीज से ही हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इस तरीके से देख सकते हो कि इफ ए फंक्शन, देखो स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप पता लगा सकते हो कि कहां पे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है, कहां पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। इसलिए आप जो ये 2-3 लाइनें लिखी जाती हैं इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी आपको समझ में आएगा कि मतलब हमें किस क्वेश्चन में क्या करना है। वैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है कि आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है या टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है, बट फिर भी अगर आपको डिफरेंस जानना है तो ये स्टेटमेंट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक in a region bounded by
टू सर्किल्स, वो सर्किल एक दे सकते हैं C1 जो है वो Z माइनस जेड नॉट लेस देन R1 है, और C2 जो है वो Z माइनस जेड नॉट लेस देन R2 है, और R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 है। तो इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजन बाउंडेड बाय टू सर्किल दिस, देन फॉर all points in that region, in that bounded region, fz will be expanded from Lorentz expansion। सो अब आप ये समझ गए हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास दो सर्किल है, उसका जो बाउंडेड रीजन होगा, जो दो सर्किल से बाउंडेड रीजन बन रहा है, उनके अंदर अगर कोई भी पॉइंट है और उन पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन एनालिटिक है, तब जाकर के अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो वो जो बाउंडेड रीजन है वो आप ऐसे भी कह सकते हो, आर जो है बाउंडेड रीजन का ऐसे कह सकते हो आप, R1 जो है Z माइनस जेड नॉट और R2, ये है मेरा बाउंडेड रीजन, कि R1 और R2 के बीच का जो रीजन है वो है बाउंडेड रीजन। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये एक सर्किल है, ये C1 वाला है, ये C2 वाला है, और इसका सेंटर जो है वो Z इक्वल टू जेड नॉट पे है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। तो R1 और R2 के बीच का जो ये है रीजन, ये यही वाला तो रीजन है, ये वाला। तो अगर कोई भी पॉइंट इस रीजन में है और हमारा फंक्शन एनालिटिक है इन पॉइंट्स पे जो इस रीजन के अंदर है, तब जो कि हमारा एक्सपेंशन होगा वो लॉरेंट सीरीज के हिसाब से होगा। अभी तक हम टेलर सीरीज में क्या कर रहे थे कि एक सर्किल का था और उसके अंदर कोई सा भी पॉइंट था, तब अगर हमें एक्सपेंशन करना पड़ रहा था, तब हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ रहा था। और ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन में इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन एनालिटिक था। इस वाले में क्या है कि इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो हमें जब एक्सपेंशन करना पड़ेगा तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, तो ये एफ जेड जो है वो इस तरीके से दिया जाएगा, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n, इस तरीके से दिया जाएगा। इस वाले में क्या है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कि आपको जिस पॉइंट के अराउंड करना है, ठीक है, जिस पॉइंट के अराउंड करना है, किस रीजन में, बाउंडेड रीजन में करना है, तब आपको जेड माइनस जेड नॉट के पॉजिटिव पावर भी मिलेंगे और जेड माइनस जेड नॉट के नेगेटिव पावर भी मिलेंगे। हमेशा आप याद रखो कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हमेशा हमें पॉजिटिव पावर्स ही मिलती थी जेड माइनस जेड नॉट की। लॉरेंट सीरीज में क्या है कि हमें पॉजिटिव पावर भी मिलती है और हमें नेगेटिव पावर भी मिलती है। तो जब भी ये पॉइंट आएगा कि हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है तो हमें उसके अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में मेरे पास पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर मेरी दोनों आनी चाहिए। और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम किस रीजन में कर रहे हैं, उस बाउंडेड रीजन में कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट के अराउंड में, ठीक है। तो ये था कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं। तो इसमें देखो जेड माइनस जेड नॉट की पावर n है, तो ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर आ रही है, और ये देखो जेड माइनस जेड नॉट की पावर n जो है डिनोमिनेटर में है। तो हमें क्या, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते थे आप, bn जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस n, तो यहाँ पे इसके नेगेटिव पावर्स भी आ रहे हैं। तो अब अगर लॉरेंट सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है उसे हम कैसे करेंगे, उसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करने से पहले आपको ये एक्सपेंशन भी पता होना चाहिए
कि 1 प्लस एक्स की पावर m का अगर आप एक्सपेंशन करते हो, कंडीशन क्या है कि ये x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये आता है 1 प्लस एम एक्स प्लस m माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेंशन हमेशा याद होना चाहिए और इसी से आप ये भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर अगर माइनस 1 है तो ये सिंपली आता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये आपको कुछ एक्सपेंशंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करने के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए आप इसको याद करो कि आप डायरेक्टली से याद करोगे तो वहां से ये सब भी निकल के आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आप इसको एक बार देख लो कि कैसे होता है ये। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का। हमने अभी तक ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में समझा है कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जो होगा वो एक बाउंडेड रीजन में जो पॉइंट होगा उससे एक्सपेंड होगा, और इसमें जो है जिस पॉइंट के अराउंड हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे उस पॉइंट पे उस पे नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर दोनों आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये है, इसमें एफ जेड दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ये 1 अपॉन जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3 दे रखा है, और पॉइंट पूछा गया है कि अबाउट जेड इक्वल टू 1 के अलोंग मुझे एक्सपेंड करना है, और हमें रीजन दे रखा है 2z माइनस 1 4, ये रीजन दे रखा है, करेक्ट। तो हमें इस रीजन के अंदर जो है इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है अराउंड z इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि z इक्वल टू 2 वाला ये सर्किल होगा, z इक्वल टू 4 वाला ये सर्किल होगा, और 2 और 4 के बीच में ये वाला रीजन है। तो इस वाले रीजन में हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। तो मैंने पहले बता दिया था, जब दो सर्किल के बीच वाले रीजन में हमें एक्सपेंड करना है तब हमें जो एक्सपेंशन होगा वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के हिसाब से होगा, और अबाउट z इक्वल टू 1 करना है तो z माइनस 1 की पॉजिटिव पावर और z माइनस 1 के नेगेटिव पावर दोनों आएंगे। तो इसमें है ये कि सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है इसको आप पार्शियल फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ना पड़ेगा। तो आप इस क्लास 12 की किसी भी बुक में आप देख सकते हो कि पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे तोड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं, लेकिन उसे डिटेल में आप देखोगे 12 की किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। तो 1 अपॉन जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3 जो है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, a अपॉन जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 3, इस फॉर्म में लिख सकते हो। फिर इसके बाद आप क्या करोगे कि 1 इज इक्वल टू ये लिख सकते हो a जेड प्लस 3 प्लस b जेड प्लस 1। फिर आपको क्या करना है कि जेड वाले टर्म्स एक साथ लेने हैं और कांस्टेंट वाले एक साथ लेने हैं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट्स को आपको क्या कर लेना है बराबर कर लेना है, करेक्ट। तो यहां से a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्टली यहां से इस वाले फ्रैक्शन को कैसे लिखना है वो मैं लिख देता हूं। ये आता है 1 अपॉन 2 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 3, ये निकल के आता है। तो अब हमारा जो भी फंक्शन है उसको हमने इस फॉर्म में कर लिया है, करेक्ट। तो इस वाला फंक्शन को हमने इस वाले फॉर्म में कर लिया है। अब मेन चीज क्या है कि हमें z माइनस 1 का ही पॉजिटिव पावर और z माइनस 1 का ही नेगेटिव पावर चाहिए, क्योंकि z इक्वल टू 1 के अराउंड मुझे एक्सपेंशन करना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, z माइनस 1 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं z माइनस 1 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या इसको ये भी तो लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, करेक्ट, माइनस 1 अपॉन z, इसको क्या लिख सकता हूं मैं z माइनस 1 प्लस 4 लिख सकता हूं, करेक्ट। तो इस वाले फंक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें कॉमन क्या लेना है, ठीक है। तो देखो z माइनस 1 और 2 और z माइनस 1 और 4,
तो सबसे पहले वाले में हमें ये चीज कॉमन लेनी है जिसका मॉड सबसे ज्यादा होता है, मतलब जिसका मॉडुलस ज्यादा होता है, हमें वो चीज कॉमन लेनी है। तो देखो z-1 और 2 में मॉडुलस किसका ज्यादा है, यहां से देखो z-1 का 2 से ज्यादा है, तो z-1 इसमें से कॉमन आएगा। z-1 और 4 में मॉडुलस किसका ज्यादा है, 4 का, तो 4 इसमें से कॉमन आएगा। तो अब देखो ये कैसे बन जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/, z-1 और 2 में मॉडुलस किसका ज्यादा था, z-1 का, तो z-1 जब मैं कॉमन लूंगा तो ये बेसिकली 1 + 2/z-1 बन गया, ठीक है, -1/, इसमें से क्या कॉमन लूंगा, 4 कॉमन लूंगा। जब मैं 4 कॉमन लेता हूं तो 1 + z-1/4 कॉमन बन 4 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर हम एक्सपेंड करेंगे और फिर हम देखते हैं कि z-1 का पॉजिटिव पावर और z-1 का नेगेटिव पावर दोनों ही आना चाहिए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, ठीक है। बस हमें एक चीज ये याद रखना है कि हमें मॉडुलस जिसका ज्यादा है वो चीज कॉमन लेना है। तो यहां से क्या आ गया, 1/2 तो ऐसे ही रहा और पहले वाले में 1/z-1 हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 2/z-1 की पावर -1, करेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूं, -1/4 यहां से ऐसे लिख सकता हूं, और 1 + z-1/4 की पावर -1, करेक्ट हो गया। अब मैंने आपको पहले बता दिया है, इसे अगर x मान लो तो 1 + x की पावर -1 और 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है वो मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं। तो आपको क्या करना है, 1/2 ऐसे ही रखना है, 1/z-1 को ऐसे करना है। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस क्या था इसका, यहां पे देख लो आप, 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या था, 1 - x + x² - x³ ऐसे था। तो आप करो 1 - ये हो जाएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा 2/z-1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/z-1 का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर माइनस ऐसे ऐसे करके इसका वाला टर्म चलता चला आएगा, ठीक हो गया। फिर इस वाले में देखो क्या होगा, -1/4 ऐसी रहेगा। फिर इस वाले में देखो क्या होगा, 1 प्लस, तो क्या आ जाएगा, पहले 1 माइनस z-1 की, ये 4 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा z-1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहीं से क्लियरली पता चल जाएगा। देखो 1/2 तो ऐसे ही रख लेंगे हम, पहले 1/z-1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/z-1 ऐसे ही आ गया, -2/z-1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4/z-1 का होल क्यूब हो गया, ये वाला तो यहां से हो गया था, फिर -1/4, और आप यहां से क्या बन गया हमारा, 1 - z-1/4 और प्लस z-1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि z-1 के नेगेटिव पावर भी आ गए हैं और z-1 के पॉजिटिव पावर भी आ चुके हैं, तो वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का होगा, करेक्ट। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि हमेशा एक्सपेंशन इसी तरीके से करना है, और एक चीज ध्यान रखना कि जब आप कर रहे होगे तो हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको ये 2 टर्म से ही पता चल जाए कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन पूरा तरीका करने का ये है। तो इसमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में क्या था कि हमें जिस पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन करना है और जिस रीजन के अंडर में करना है, ये दिमाग लगाना है। और जब भी हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या कॉमन लेना है फ्रैक्शंस में से, तो आपको जिसका मॉडुलस ज्यादा है वो हमें कॉमन लेना है, और जिस पॉइंट के अराउंड हमें एक्सपेंशन करना है उसी के नेगेटिव और पॉजिटिव पावर भी आएंगे। तो यहाँ पे देखो कि नेगेटिव पावर 1 के अराउंड मुझे एक्सपेंड करना था, तो z-1 के ही नेगेटिव और z-1 के ही पॉजिटिव पावर आ गए हैं, और हमें ये इस्तेमाल करना पड़ा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन और टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो था उसके आपने एक एक क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको
पता चल गया है कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं आपको, और आसानी से आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो दिसंबर 2014 में पूछा गया था, नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दे रखा है एफ जेड दे रखा है आपको e की पावर जेड प्लस e की पावर 1/z दे रखा है। अब पूछा गया है अबाउट z इक्वल टू 0 पे आपको एक्सपेंड करना है, करेक्ट। अबाउट z इक्वल टू 0 पे आपको एक्सपेंड करना है और फंक्शन दे रखा है आपको और बोला है क्वेश्चन में कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है। अब इसके देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और फॉर ऑल, करेक्ट। दूसरा दे रखा है n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ओनली फॉर ओनली इफ 0 लेस देन x लेस देन 1। तीसरा दे रखा है फॉर ऑल z, ये दे रखा है इंफिनिटी। चौथा दे रखा है ओनली इफ ठीक है। देखो क्वेश्चन 2014 नेट में पूछा गया है, फंक्शन दे रखा है आपको अबाउट z इक्वल टू 0 पे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन सही होगा। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि बेसिक्स पे चलते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जिस पॉइंट के अलोंग करना है उस पॉइंट के नेगेटिव और पॉजिटिव पावर दोनों आने चाहिए, बिल्कुल सही। तो जब मैं z इक्वल टू 0 के अलोंग मुझे इसको एक्सपेंड करना है तो z माइनस 0 के नेगेटिव पावर और z माइनस 0 के पॉजिटिव पावर भी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां तो देखो इसका मतलब z के नेगेटिव पावर और z के पॉजिटिव पावर दोनों आने चाहिए। इस एक्सपेंशन में देखो z की n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक गया है, तो देखो इसमें भी z के नेगेटिव पावर आ रहे हैं, पॉजिटिव पावर आ रहे हैं, करेक्ट। इसमें भी देखो z के नेगेटिव पावर आ रहे हैं, पॉजिटिव पावर आ रहे हैं, इसमें भी, चारों में ही z के नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर दोनों आ रहे हैं। तो आप उस वाले फंडे से तो आप इसमें से एक भी आंसर टिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसका एक्सपेंशन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं और अब हमें क्या करना है देख लेते हैं इसका कैसे होगा। तो अब यहां पे ये देख लो आप कि जो मेरा फंक्शन है एफ जेड जो है ये दे रखा है और z इक्वल टू 0 के राउंड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो e की पावर z का एक्सपेंशन करता हूं मैं, तो क्या आता है मेरा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। प्लस e की पावर 1/z का करूंगा तो भी आएगा कैसे, 1 प्लस 1/z का स्क्वायर रहेगा, फिर 1/z का कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फिर डैश 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 चलता रहेगा। तो जब मैं एफ जेड को देखो इसका एक्सपेंशन किया, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव पावर भी आ रहा है, नेगेटिव पावर भी आ रहा है। तो जब मैं इसको जब मैं इसे समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n लिख सकता हूं मैं, करेक्ट, बिल्कुल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। तो z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ये लिख सकता हूं। अब मैं प्लस ये भी तो कर सकता हूं n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये वाला क्या हो गया हमारा, ये वाला कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन z की पावर n
और नीचे मेरा 1/n फैक्टोरियल ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये देखना था कि हमारे पास यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी कर सकता हूं n = 0 से इन्फिनिटी, और मैं क्या कर सकता हूं, n फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं, तो 1/n फैक्टोरियल मेरा कॉमन आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, z की पावर n प्लस 1/z की पावर n, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें ये है, देखो z की पावर n से जब n आप जो भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रखोगे तो आपके पॉजिटिव पावर आएंगे, और जब यहां पे रखोगे तो आपके नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं। तो अब ऑप्शंस में दो ऑप्शंस सेटिस्फाई कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या मेन हमारा क्या है कि उसमें दोनों में रीजन दे रखा है कि किस रीजन में। तो देखो हमें बाउंडेड रीजन में ही हमारा फंक्शन जो था वो एक्सपेंड हो रहा था, और बाउंडेड रीजन के अंदर जो पॉइंट था उस पे हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक था। अब हमारे पास दो ऑप्शन इस टाइप के दे रखे हैं, एक में रीजन दे रखा है 0 से x लेस देन 1, और दूसरे में दे रखा है 0 से z लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आपको यह देखना है कि हमारे पास फंक्शन क्या था, fz = e की पावर z प्लस e की पावर 1/z। अब आप ये देखो कि ये जो रीजन थे ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होते थे। जब मैं बोला था लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का डेफिनेशन बताया था, तो आपको मैंने क्या बताया था कि R1 z माइनस z0 R2 ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था। इस रीजन में हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते थे, और इस रीजन में जो भी पॉइंट था उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है वो कन्वर्ट कर रहा था, एनालिटिक था, मतलब ये रीजन था मेरा, ये वाला रीजन। ठीक है, अब हमें वही रीजन ढूंढना है कि भाई किस रीजन के अंदर जो है वो हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये आ रहा है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे बड़ा सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें हमारा वो ऐसा कोई भी पॉइंट ना आए जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो हमें जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट को इग्नोर करते हुए हमें सबसे बड़ा मैक्सिमम सर्किल ड्रॉ करना है। तो अब आप ये देखो कि ये वाला फंक्शन जो है वो z = 0 और z = इन्फिनिटी पे नॉट एनालिटिक है। क्यों? क्योंकि z = 0 पे ये इनफाइनाइट बन जा रहा है, और z = इन्फिनिटी पे ये इनफाइनाइट बन जा रहा है। तो 0 और इन्फिनिटी पे मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब 0 और इन्फिनिटी वो पॉइंट्स हैं जिसपे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो मुझे मैक्सिमम बड़ा सर्किल वो ड्रॉ करना है जिसमें 0 और इन्फिनिटी ना हो और बाकी सारे पॉइंट्स हो। तो 0 और इन्फिनिटी ना हो तो मैं काम कर सकता हूं कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में सारे पॉइंट्स जो है मेरे उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा, और सिर्फ 0 पे नहीं होगा और इन्फिनिटी पे नहीं होगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो ये वाला सही हो गया भाई कि 0 और इन्फिनिटी को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स के लिए मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। इस वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में क्या है, मेरा इन्फिनिटी रह गया। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला बड़ा सर्किल ड्रॉ करता हूं मैं 0 से 1 वाला, तो मेरा आंसर सही नहीं होगा, और हमारा ये जो सबसे मैक्सिमम बड़ा सर्किल जो है ये ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम बड़ा सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि 0 से 1 है, 0 से 2 भी 0 से इन्फिनिटी के अंदर ही आ गया, 0 से 3 भी 0 से इन्फिनिटी के अंदर आ गया। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा जो सर्किल है वो मेरा 0 से इन्फिनिटी तक का सर्किल जो है हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो ये वाला मेरा आंसर था विद ये कंडीशन, ये सही है। तो ये था दोस्तों लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैसे करना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कर। लॉरेंट सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वो फंक्शन इस टाइप का दे रखा है, fz = e की पावर 2z z माइनस 1 की पावर 3 और z = 1 के अराउंड इसे एक्सपेंड करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, फंक्शन हमें दे रखा है, z = 1 के अराउंड हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है। तो अब आपसे देखो कि यहाँ पे तो z है मेरा, और जब भी हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ता है तो z = 1 के अराउंड अगर करना है तो z-1 के पॉजिटिव पावर भी आने चाहिए, z-1 के नेगेटिव पावर भी आने चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ये होना चाहिए कि भाई मुझे इसे z-1 बनाना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2 तो ऐसे लिख लिया मैंने, z-1
प्लस 1 कर लिया, ये तो बन गया यहीं से, अपॉन जेड माइनस 1 की पावर जो है वो 3 है। ठीक है, अब यहां से मुझे ये चीज तो मिल गई है कि जेड माइनस 1 वाले टर्म्स तो मुझे मिल गए हैं। अब मैं यहां से क्या करूंगा, 1 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 3 को तो ऐसे ही रख लिया, और मेरे पास यहां पे क्या बन गया है, e की पावर 2 1 प्लस जेड माइनस 1 मुझे मिल गया है। करेक्ट, यहां पे ये चीजें हमें मिल गई है। तो यहां से एक चीज और भी मैं कर सकता हूं कि मैं e की पावर 2 को भी मैं कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, और मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ e की पावर 2 ले लिया मैंने बाहर, z माइनस 1 की पावर 3। अब मेरे पास क्या बचा सिर्फ यहाँ पे e की पावर 1 प्लस e की पावर z माइनस 1 ही बचा हमारे पास, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये चीज बचा, करेक्ट है। यहाँ पे e की पावर 2 और e की पावर z माइनस 1 था, तो e की पावर 2 को भी मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर मेरा z माइनस 1 बचा है। अब हमें क्या करना है कि e की पावर z माइनस 1 को एक्सपेंड कर देते हैं, e की पावर z का जो एक्सपेंशन होता है वही हम लगा देते हैं। तो अब आप ये देखो कि आपके पास क्या आ गया बाहर, e की पावर 2 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर जो है वो 3, और e की पावर z का एक्सपेंशन आपको पता है कि e की पावर z का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे z की जगह z माइनस 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस जेड माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड माइनस 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस 1 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो कि आप यहां से अंदर सब पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, e की पावर z अपॉन जेड माइनस 1 का क्यूब प्लस, जब e की पावर z नहीं था, सॉरी e की पावर 2 था। ठीक है, तो e की पावर 2 अपॉन, जब एक बार ये करोगे तो z माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, e की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 z माइनस 1 बचेगा, और फिर जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 बचेगा, क्योंकि z की पावर माइनस क्यूब और z की पावर माइनस 1 का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म बचेगा e की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 4, और क्या बचेगा, z माइनस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, दोनों मल्टीप्लाई करके सिर्फ हमारा z की पावर माइनस 1 बचेगा। तो देखो मुझे फंक्शन दे रखा था और z इक्वल टू 1 के अराउंड मुझे इसका एक्सपेंशन लॉरेंट सीरीज पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जब करोगे तो z माइनस 1 के पॉजिटिव पावर और z माइनस 1 के नेगेटिव पावर आएंगे। देखो यहाँ पे z माइनस 1 के नेगेटिव पावर है, क्योंकि इसे आप ऊपर ले जाओगे तो z माइनस 1 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, z माइनस 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, z माइनस 1 की पावर जो है वो 1 है, वो पॉजिटिव है, तो इसके अंदर z माइनस 1 की पॉजिटिव पावर भी आ गई और नेगेटिव पावर भी आ गई, और इसका एक्सपेंशन आपने देख लिया। अगर आपसे ये पूछता कि मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इसका, इस वाले फंक्शन का, तो फंक्शन देखो हमें क्या दे रखा था, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 2z अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 3। तो अब आपको फिर से देखना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमें वो सबसे बड़ा सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें मेरा पॉइंट जिन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है वो ना हो। तो जिन पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है उनको हटा करके जो मैं सबसे बड़ा सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। मैंने बार बार आपको ये चीज बताई है। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हैं कि z इक्वल टू 1 पे मेरा ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट बन जा रहा है, और z इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी मेरा फंक्शन क्या बन जा रहा है, इनफाइनाइट बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड है इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब कि z इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इट मींस z इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो 1 और इन्फिनिटी छोड़ करके जो मैं सबसे बड़ा सर्किल ड्रॉ करूंगा वही मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, और z माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी, क्योंकि z माइनस 1 इसलिए क्योंकि हमें 1 के अलोंग एक्सपेंशन करना था। तो मेरे पास ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये हो गया कि मेरा जो भी बाउंडेड रीजन है 1 और इन्फिनिटी के बीच में है, और उसी पे हमने लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन किया है। तो ये था लॉरेंट सीरीज का। तो आप लॉरेंट सीरीज के और टेलर सीरीज के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो टेलर सीरीज में तो मेरे पास एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला था, बार बार डेरिवेटिव करके
जिस पॉइंट पे करना था उस पॉइंट की वैल्यू रख करके हम आसानी से टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में क्या था कि एक बाउंडेड रीजन दिया रहेगा और उस रीजन में मुझे एक्सपेंशन करना होगा किसी एक पॉइंट पे, तो फिर हमें लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन कैसे करना वो हमने देख लिया था, और किस तरीके से हमें पूरा प्रोसेस करना है और किस तरीके से हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, वो सारी चीजें हमने सीख ली है। तो लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, एनालिटिक और जितने भी टाइप के मैंने अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं आपके अगर कोई डाउट्स होगा, या फिर ये मेरा ईमेल आईडी है और आप इस पे भी अगर आप मुझे मेल करते हो तो मैं आप लोगों को जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट्स यही है, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे आपको समझ आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन हाँ आप 95% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो इस टॉपिक के, और वो भी बहुत इजी तरीके से और सिंपल कंसेप्ट से, जिसपे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ आपको रिग्रेस मैथमेटिक्स आनी चाहिए। जहां पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फंस रहे हो, आप अपनी 12th की किताब उठाओ, वहां से देखो कि आपका वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे सॉल्व किया था, पार्शियल फ्रैक्शंस में आपने किसी फंक्शन को कैसे तोड़ा था। तो ये सब चीजें अगर आपको आती होगी तो आपको ये छोटे छोटे बेसिक कुछ पॉइंट्स है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं आपको रेसिड्यू, पोल और इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो निकालते हैं। थैंक यू।